प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। ढेर सारा प्यार। आज हम सब अपनी अंतिम यूनिट के अंतिम लेक्चर में उपस्थित हुए हैं। आज हम सब उत्तराखंड के विकास एवं नियोजन का जो परिप्रेक्ष्य है वो किस प्रकार हो, किस जगह पर फोकस की ज़रूरत है, कहाँ पर ज़्यादा बल देने की ज़रूरत है, योजनाएं किस रूप में हों, इस पर हम लोग बल दिया जाए, इसको समझने का प्रयास किया जाएगा। इसके पहले हम सभी ने चुनौतियों को, उपलब्धियों को और समस्याओं को देख लिया था। तो अब बात हम लोग शुरू करें। तो जो परिप्रेक्ष्य प्रस्पेक्ट हो, जहाँ पर फोकस की ज़रूरत है, वो है स्थानीय मानवीय संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों, वित्तीय नियोजन, भौगोलिक परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं का गहन अध्ययन हो। स्थानीय मानवीय संसाधनों के संदर्भ का, स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का, वित्तीय संसाधनों की स्थिति को देखा जाए कि किस काम को करने के लिए हमारे पास क्या स्थितियां हैं। क्या इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत है या सरकार की योजना के पास इतनी स्थिति है कि वो काम हो सके। तो इस सेक्टरों के लिए एक अध्ययन कार्यबल बनाया जाए, और बना हुआ है, बीच में बना था। उन योजनाओं को तरीके से लागू किया जाए। तो जब तक इस स्थिति के बारे में हम सब नहीं जान पाएंगे, तब तक उस तदनुरूप नीति निर्धारण और कार्यक्रमों को लागू करना संभव नहीं होगा। तो मानवीय संसाधनों को हमको देखना होगा, विशेष करके पर्वतीय संदर्भ में। जब तक उस संदर्भ को हम सब नहीं देखेंगे, तब तक बात करना आगे संभव नहीं होगा। पर्वतांचल का विकास की मुख्य कड़ी में जब हम लोगों ने पहले बात की, तो कृषि आधारित व्यवस्था होने के नाते महिलाओं का कार्य का दबाव ज़्यादा है। तो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में जब तक गुणात्मक बदलाव हम सब नहीं ला पाएंगे, तब तक किसी भी संदर्भ के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए चीज़ें संभव नहीं होंगी। आज लकीली उस दिशा में काम हो रहा है। सामाजिक सुरक्षा के बहुत सारे योजनाएं और महिलाओं के विकास के लिए कार्यबलों का गठन किया गया है, स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। उनको आसानी से वो अपना काम कर सकें, अपना व्यवसाय कर सकें, इस पर बल देने के लिए चीज़ें हो रही हैं। ये फोकसिंग का केंद्र है कि महिला को के सशक्तिकरण की ज़रूरत है। यदि पर्वतीय क्षेत्र का विकास करना है और उसका योगदान राज्य में हो, तो महिला के सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में सुधार की योजनाओं को सार्थकता के साथ लागू करना पड़ेगा। अब तीसरी जो बिंदु आएगी वो होगा युवाओं के पलायन को रोका जाए। वो तभी हो पाएगा जब छोटे छोटे प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में देख करके उनके स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाए। तो कौशल विकास योजना के तहत, मुद्रा योजना के तहत इस कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन इसको बहुत तार्किक ढंग से शुरू करने की ज़रूरत है कि युवा अपने पर्वतीय क्षेत्र में वहीं पर रहे, रोजगार के अवसर उसके पास उपलब्ध हो। यदि जो चीज़ वो उत्पाद कर रहा है उसके लिए मार्केट हो, वो आसानी से उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर सके, बाजार तक पहुंचा सके, उसके लिए उपभोक्ता हो, ये स्थिति बनानी होगी। और पर्वतीय की अंचलों के छोटे छोटे सेगमेंट्स को लेकर के इस पर बल देने की जरूरत होगी। तो जब तक युवाओं का पलायन किसी बेहतर काम के लिए हो रहा हो, एक अलग चीज हुई, लेकिन यदि वो रुक करके वहां काम करना चाहता है, तो जब तक उसके लिए अवसर उपलब्ध नहीं होगा, व्यवस्था नहीं होगी, तब तक उस चीज को वो करने में असमर्थ होगा। दो चीजें, एक अब इसके बाद जिस पर बात होगी वो शिक्षा का आधारिक संरचना। मैदानी क्षेत्रों में तो प्राइवेट सेक्टर्स के बहुत सारे शिक्षा संस्थान खुलते चले जा रहे हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में अभी भी शिक्षा का पूरा भार
सरकार के ऊपर है। सभी प्राथमिक से लेके उच्च शिक्षा तक के जो भी केंद्र खुलने हैं वो सरकार के स्तर पर ही होने हैं। तो सरकार के लिए वित्तीय दबाव है। तो ऐसी नीति की जरूरत है कि प्राइवेट सेक्टर पर्वतीय क्षेत्रों में स्कूल कॉलेजेज और इसके बाद में जो तकनीकी शिक्षा वहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले इंस्टीट्यूशंस को, जैसे ग्राफिक एरा इस एरिया में बहुत बड़ा काम कर रही है, लेकिन इसी तरह के अन्य एजेंसीज को प्राइवेट सेक्टर के यदि पर्वतीय क्षेत्रों में इस हब को तैयार किया जाता है तो बहुत बेहतर, क्योंकि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा इसके बिना उत्तराखंड के विकास के संदर्भ और नियोजन को देख पाना बहुत कठिन होगा। इसके बाद जो बिंदु जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं वो पर्यटन उद्योग या पर्यटन का क्षेत्र। प्राकृतिक सौंदर्य का क्षेत्र होने के नाते, इस हिमालय की गोद में इस राज्य के होने के नाते यहाँ पर पर्यटन या पर्यटकों के आने के लिए मसूरी, नैनीताल, जागेश्वर, चारों धाम के अलावा भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं, उनको हम प्लेटफॉर्म पर ले आएं, अंतर्राष्ट्रीय पटल तक उसको ले जाएं, ताकि लोग वहाँ तक पहुँचें, उसके बारे में हम बता सकें। तो इस पर यदि इको टूरिज्म, क्योंकि पूरा टूरिज्म हब यदि हम बेहतर तरीके से डेवलप करने की स्थिति में आ गए तो निश्चित रूप से अपना उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ होगी। ये 6 महीना जब यात्रा सीजन चलता है, इतनी आर्थिक क्रियाएं उस रास्ते पर होती हैं, बहुत सारे युवा उसमें जुड़ते हैं। तो पर्यटन को आज उत्तराखंड के संदर्भ में बेहतर तरीके से नियोजित करने की ज़रूरत है। यदि पर्यटन बेहतर तरीके से नियोजित हो गया तो यहाँ का विकास बहुत तेज़ी से होगा। अब इसके बाद इसकी बैकबोन और रीढ़ की हड्डी कृषि है। तराई का जो क्षेत्र है उत्तराखंड का, वहाँ पर तो कृषि के लिए बेहतर स्थितियाँ हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में नई नई तकनीक्स को, वहाँ की जो लोकल जो उत्पाद है, मड़ुआ है, अन्य जो लोकल उत्पाद हैं, उनको हमको प्रमोट करने की ज़रूरत है। पिछली सरकारों ने उसके लिए बड़ा आगे काम किया था। इस सरकार ने भी उन उद्योगों को बढ़ाने के लिए उस पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही है, उसके बाज़ार तैयार कर रही है, उसकी पैकेजिंग की व्यवस्थाएं कर रही हैं। तो प्राकृतिक अब उन उत्पादों का महत्व भी है, वो प्रोटीन से और तमाम सारी जो खनिज हैं उसके अंदर उपलब्ध है। तो यदि हम प्राकृतिक खाद्यान्नों के उत्पादन को हम बढ़ावा देते हैं, उसके लिए मार्केट उपलब्ध कराते हैं, तो हम बेहतर स्थिति में होंगे। उसी के साथ साथ फल के उत्पादन में वानिकी में उत्तराखंड का एक अपना अलग स्थान है। यदि यहाँ पर सेब बहुत अच्छा उत्पन्न होता है, माल्टा यहाँ पर होता है, इसके लिए प्रोसेसिंग की व्यवस्था ढंग की हो जाए, इसके लिए बढ़िया उद्योगों की वहाँ पर संरचना बन सके, तो वो चीज़ ज़्यादा दिन तक ड्यूरेबल रह सकती है और उनको हम दूसरे जगहों तक ले जाने में समर्थ होंगे और उसके लिए ज़्यादा रोजगार के लोग उसमें लगेंगे और उसे आय के स्रोत भी हमारे लिए अतिरिक्त आय के स्रोत उत्पन्न हो पाएगा। पशुपालन और दुग्ध उत्पादन, आज हमारे जो इस समय इस सरकार के मंत्री हैं उनका इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है और उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है पशुपालन और दूध उत्पादन पर। और ये डेयरी उद्योग आज बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है, इसे और नियोजित करने की ज़रूरत है। 80 नस्लों के प्रजाति के पशुओं को वहाँ पर ब्रीडिंग कराने की ज़रूरत है ताकि उत्पादन दूध का ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो यदि हम पशुपालन और दुग्ध विकास को भी हम बढ़ावा पर्वतीय क्षेत्रों में देते हैं तो हमारे लिए एक आधारिक संरचना तैयार होगी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन, हिमालयी राज्य होने के नाते प्राकृतिक आपदाएं यहाँ इसके मूल केंद्र में हैं, तो उससे हमको नियंत्रण पाने के लिए प्राकृतिक आपदा नियंत्रण कोष केंद्र अलग से बने, उसके लिए एक योजना प्रारूप हो ताकि प्राकृतिक आपदाओं से हम निपटने की स्थिति में बने रहें। तो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है प्राकृतिक आपदा, इससे भी हमको
होगा, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम वृक्ष लगावें। वृक्ष ज़्यादा लगेगा तो भूस्खलन कम होगा। तो इको टूरिज्म पर जोड़ हो, ताकि हमारा ऑक्सीजन का जो ये हब है, इसके लिए भी रॉयल्टी हम प्राप्त कर सके केंद्र से, इसकी मांग होने की ज़रूरत है। पेयजल आपूर्ति, बहुत गाँव में काफ़ी जगहों पर अभी भी पेयजल की स्थिति संतोषजनक नहीं है। तो पेयजल आपूर्ति की भी स्थिति को ज़्यादा बेहतर करना होगा। परिवहन, तो जो चुनौतियों वाले क्षेत्र थे, स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सामाजिक बुराइयां भी हैं, उनको भी दूर करने की ज़रूरत है। जादू टोने के संदर्भ से भी हमको बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो ये भी एक संदर्भ है। तो ये सब चीज़ें तभी होगी जब वैज्ञानिकता की सोच हम उस तक पहुंचा पाएँ। हो रहा है, काफ़ी बदलाव हुआ है, और ये बदलाव इसलिए भी हुआ है कि शिक्षा का दर, साक्षरता का दर अपने यहाँ बढ़ता चला जा रहा है। अंत में वही बात कि शासन के नीति नियोजन में स्थानीय लोगों की सहभागिता हो, स्थानीय बुद्धिजीवियों को, पर्यावरणविदों को, उस मामले के जानकार लोगों के राय मशविरे को हम ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें। तब अपने उत्तराखंड के प्रखंडों को और उस यहाँ के क्षेत्रीय नियोजन कर पाना ज़्यादा हमारे लिए संभव होगा। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, इस ऑनलाइन शिक्षण में जो द्वितीय प्रश्न पत्र था, विकास और विकास का भारतीय संदर्भ, इसको हम सभी ने पढ़ने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। 5 यूनिट को हम सभी ने पूरा किया है। आप सब समय निकाल करके जितने ये लेक्चर्स हैं, इनको आप देखते रहें। एक क्रम से एक सीरीज हम लोगों ने तैयार की, बनाया, और उसी से रिलेटेड उस पर कुछ केंद्रीय बिंदु और नोट्स भी आप तक उपलब्ध कराया गया है। तो जहाँ तक संभव हुआ आपके साथ इस पर शेयर किया गया। इसके साथ साथ आपको असाइनमेंट भी दे दिया गया है। तो क्रम से अब ये आपको ये लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे, उसके बाद इसका नोट्स भी हो जाएगा। जब ये पूरी चीज़ समाप्त होगी तो कुछ दिन जब और ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, उस दौरान चूँकि डेवलपमेंट और प्रोसेस, चूँकि हम चौथे सेमेस्टर में हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ों को, कुछ आर्थिक डाटा को, सोशल सर्वेज, सामाजिक आर्थिक जो योजनाएं जो हुई हैं, उनकी कुछ पीडीएफ्स बना के हम डालते रहेंगे। कुछ फैक्ट्स डालेंगे जो कि एक आपके लिए एक आधार तैयार करेगा सूचनाओं का। तो अब आगे का जो क्रम होगा, उस क्रम में हम जब हमको कुछ तथ्य इकट्ठा होते चले जाएंगे, जानकारियां एक जगह हम नियंत्रित करेंगे, एकत्रित करेंगे, उसे हम पीडीएफ फॉर्म में आप तक अपलोड करेंगे, और वो सूचनाएं आपको जिज्ञासा के शांत करने के लिए पर्याप्त होंगी। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस ऑनलाइन शिक्षण में आप सब तत्पर होकर के जुड़े, और अपना इस उत्साह को आपने बनाए रखा। इससे एक बल मिलता चला गया हम सभी को, तो हम सभी ने भी इसमें योगदान किया है। इसकी सार्थकता अब आपके ऊपर है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी इस काम जो किया गया है इसकी उपयोगिता है, और उसकी उपयोगिता सिद्ध होगी। आप सब शुरू से ही सक्रिय विद्यार्थी रहे हैं, तो समाज के अन्य जगहों पर जहाँ भी आप हैं, वहाँ पर अपने दायित्वों का निर्वहन करें। लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन करने, सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसका अनुपालन हो। आज हम अपनी बात अब यहीं समाप्त करते हैं। इस सत्र का द्वितीय पेपर के 5 यूनिट अपने स्तर से हमने आपको बता दिया है। अब आप इसको तैयार करें और परीक्षाओं की तैयारी करें। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।